हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का जो हमारा शॉर्ट कंसेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, जीरो से एकदम हीरो लेवल तक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, माने जाने वाले साइंटिस्ट थे। पहला लॉ दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि न्यूटन ने नहीं दिया था मेरे प्यारे बच्चों, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन न्यूटन ने सेकंड और थर्ड लॉ दिया था, और सेकंड लॉ ऑफ मोशन अच्छे से ड्राइव कर सकता था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। ठीक है, इसीलिए हम इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन पर रखते हैं। ठीक है बच्चों, इंपल्स क्या होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सारी चीजें आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों फिगर को देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, जिसे हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों लॉ ऑफ इनर्शिया। अब सबसे पहले आपको इनर्शिया पता होना चाहिए, इनर्शिया होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले टर्म आती है आपके पास, ये इनर्शिया होता क्या है, इनर्शिया। ठीक है, ये इनर्शिया होता क्या है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन पे है तो वो मोशन पे ही रहेगी, अनटिल एंड अनलेस, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई नहीं किया। कहने का मतलब है, अगर आपके पास ये फुटबॉल यहां पर रखी हुई है जमीन के पास, तो मैं कह रहा हूं कि बिना फोर्स लगाए इस फुटबॉल को, इसकी पोजीशन चेंज कर दो, इसको मोशन में ला दो। क्या ला सकते हो बिना फोर्स लगाए? नहीं ला सकते। फोर्स लगाया, बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज करी, बॉडी कैसे आ गई? मोशन में आ गई। ठीक है, तो इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है, इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसके जरिए बॉडी अपने मोशन पर होने का अपोज करती है। क्या करती है मेरे प्यारे बच्चों? अपोज करती है। मतलब मैं यहां पर रेस्ट पर हूं तो मेरी बॉडी चाहेगी कि मैं रेस्ट पर ही रहूं यार, कोई मुझे धक्का ना मारे पीछे से, मेरी मोशन चेंज ना करे। जैसे ये होता है ना बच्चों, ठंडी को समय है और आप सो रहे हो कंबल पर, कंबल ओढ़ के आप सो रहे हो, और आप क्या चाह रहे हो कि मेरे से कंबल कोई छीने ना, बस मेरे से कोई कंबल छीने ना। तो आप क्या कर रहे हो? जब तक एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा, कंबल छीना मैंने आपसे, आप बाहर आ गए, आप मोशन में आ गए, अब आप सीधा बाहर उठ गए। ठीक है, इस तरीके से बॉडी क्या करती है? अपोज करती है, अपनी पोजीशन पर शिफ्ट होने का अपोज करती है। इसे कहते हैं इनर्शिया, इसे कहते हैं इनर्शिया। और न्यूटन का पहला लॉ क्या है? बॉडी एट रेस्ट, body at rest will remain at rest, और body in motion will remain in motion with constant velocity until and unless an external force applied on it। ठीक है बच्चों, बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, और बॉडी अगर मोशन पर है तो मोशन ही चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। इसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बेसिकली जो लॉ ऑफ इनर्शिया है ये दूसरे साइंटिस्ट ने दिया था, जिन्हें हम कहते हैं गैलीलियो गैली। ठीक है, उन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया था, लेकिन आखिर वो चीजें डिफाइन नहीं कर पाए। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया तो उन्होंने बता दिया, फोर्स डिफाइन नहीं कर पाए, मोमेंटम डिफाइन नहीं कर पाए,
ठीक है, इसलिए न्यूटन ने मोमेंटम, फोर्स और एक्शन रिएक्शन तीनों चीजें डिफाइन कर दी थी। इसलिए हम ये जो लॉ है ना, फर्स्ट लॉ, वो न्यूटन पर डाल देते हैं, क्योंकि अगर न्यूटन सेकंड लॉ देता, सीधा न्यूटन ने सेकंड लॉ दिया है तो अजीब लगता है ना, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट कहां गया। तो इसलिए फर्स्ट लॉ में हम क्या डालते हैं, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया को लिखते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, इनर्शिया किस चीज पर डिपेंड करता है, तो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ग्रेटर इज द मास, ग्रेटर मास ग्रेटर इनर्शिया, ग्रेटर इनर्शिया। ठीक है, लेसर मास तो लेसर इनर्शिया। मेरे प्यारे बच्चों, अगर बॉडी का, अगर ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, आपको फोर्स भी उस पर ज्यादा लगाना पड़ेगा यार। उसे अगर मोशन में लाना है तो आपको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। बॉडी का मास बहुत कम है, इनर्शिया बॉडी का बहुत कम है। इनर्शिया क्या प्रॉपर्टी, रोक सकता है वो, ठीक है, वो कोशिश कर रहा है कि वो मोशन में ना आए, लेकिन मैंने फोर्स उतना ज्यादा लगाया कि मोशन पर आ गया, इनर्शिया कुछ नहीं कर पाया। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लो। इनर्शिया को जब भी आपको मेजर करना हो ना, तो मास के फॉर्म पर आप उसको मेजर कर सकते हो। जिस बॉडी का ज्यादा, जितना ज्यादा मास, उसका उतना ही ज्यादा इनर्शिया। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अब चलो आगे। बच्चों, इनर्शिया के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला क्या है, इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया एट रेस्ट। दूसरा टाइप इनर्शिया इन मोशन। ठीक है, तो तीसरा टाइप आपका क्या है, इनर्शिया इन डायरेक्शन। आपके पास 3 टाइप के इनर्शिया होता है। पहला इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया इन मोशन और इनर्शिया इन डायरेक्शन। 3 टाइप्स, तीनों के आपने रियल लाइफ एग्जांपल्स देखे हुए हैं, देखे हुए नहीं देखे मेरे प्यारे बच्चों। बस अगर आप, ये आपने देखो, यह गिलास है, ठीक है, नीचे क्या है, गिलास, गिलास के ऊपर मैंने कप बोर्ड रखा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर सिक्का रखा हुआ है। आप जैसे ही कप बोर्ड को क्या करते हो, मोशन पे लाते हो, सिक्का क्या करेगा, अपने रेस्ट पर है। अरे सिक्का कार्डबोर्ड के साथ रेस्ट पर है, कार्डबोर्ड मोशन में आया तो सिक्का तो अपनी जगह पर रह गया, सिक्का गिलास के अंदर गिर जाता है मेरे प्यारे बच्चों। नहीं देखा आपने? अब देखो, अगर आप एक बस पर हो, ठीक है, बस सडनली मोशन पर आती है, आपकी बॉडी क्या है, बस के साथ अटैच है, आपके पैर, लोअर पार्ट नीचे वाला बस के साथ अटैच में है। ठीक है बच्चों, अब बस के जब कांटेक्ट में है, अगर बस रेस्ट पर है तो आपकी लोअर पार्ट भी रेस्ट पर है। ठीक है, बस सडनली अचानक से मोशन पे आती है, अचानक से चालू होती है, तो आपकी बॉडी अचानक से पीछे जाती है, आपके जो लोअर वाला पार्ट है वो पीछे जाता है, नीचे वाला पार्ट क्या करता है, अभी भी रेस्ट पर रहने की कोशिश करता है। इसे कहते हैं इनर्शिया एट रेस्ट। ठीक है, रेस्ट पर। इनर्शिया इन मोशन भी, अब आप इनर्शिया इन मोशन को देखोगे, जब कभी भी मोशन पर चलते हुए बस अचानक से ब्रेक मारती है, अचानक से क्या मारती है, ब्रेक मारती है, आपकी बॉडी आगे की तरफ गिर जाती है, इस तरफ होती है कि नहीं होती, इसे कहते हैं इनर्शिया इन मोशन। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है इनर्शिया इन डायरेक्शन। डायरेक्शन वाला केस, एक पत्थर लो, उस पर एक रस्सी बांधो और उसे गोल गोल तरीके से घुमाओगे। ठीक है, जैसे ही आपने
धागा टूटा, जैसे ही धागा टूटा पत्थर क्या हो जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट चल जाता है, बिल्कुल टेंजेंशियल मूव कर जाता है। ये एग्जांपल किसका है, इनर्शिया इन डायरेक्शन का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें आपने 9th 10th पर पढ़ी हुई है, बिल्कुल पढ़ी है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स वगैरह सिंपल। नेक्स्ट न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर चलो। न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन को देखने से पहले, करने से पहले ये चीज आप देखोगे पहले कि आजकल एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं यार, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। वापस देखो इस चीज को, कार मुड़ी और टकराई सीधा ट्रक के साथ और इधर बितर हो गई, तितर बितर हो गई। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? यह है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा था मेरे प्यारे बच्चों? न्यूटन ने कहा था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स is directly proportional to the rate of change of momentum of an object। न्यूटन ने क्या कहा था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट के। ठीक है बच्चों, इसको लिखते कैसे है? इसको लिखते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dp बाई dt के। अब ये मोमेंटम क्या होता है सर? व्हाट इज ड्यू मीन बाई मोमेंटम? मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता क्या है बच्चों? आपको बुक वाली लैंग्वेज पता होगी। मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सही कह रहा हूं ये नहीं कह रहा? अरे आपने 9th 10th क्लास तक यही तो पढ़ा था। मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। बिल्कुल ये तो फॉर्मूला है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या है मोमेंटम की? एक्चुअल मीनिंग क्या है मोमेंटम की बच्चों? मोमेंटम क्या होता है? इससे पहले अगर आप एक एग्जांपल देखो, जब ट्रेन चलती है और ट्रेन और स्टेशन के बीच में 1 किलोमीटर या 700 मीटर का डिस्टेंस होता है, तो ट्रेन का जो ड्राइवर होता है वो 700 मीटर पहले ही ट्रेन का ब्रेक मार देता है, ट्रेन का ब्रेक अप्लाई कर देता है। ठीक है, और आप एक चीज नोट करते होंगे कि जब कभी भी आप ब्रेक अप्लाई करते हो, गाड़ी तुरंत नहीं रुकती यार, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसके बाद रुक जाती है। आपने फोर्स लगाया, लगाने के बाद आपने फोर्स देना बंद कर दिया, ब्रेक मारा, एक बार में ब्रेक मार दिया। ठीक है, इंजन बंद, इंजन को फोर्स देना कट गया। ठीक है, तब भी ट्रेन 700 मीटर डिस्टेंस चल गई। तो कैसे चली उसे कहते हैं उसका मोमेंटम वहां तक उसको ले गया। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा मोमेंटम। ट्रेन का मास बहुत ज्यादा, ट्रेन की वेलोसिटी उससे और ज्यादा। अब मास इनटू वेलोसिटी, तो ट्रेन का मोमेंटम कितना होगा? बहुत ज्यादा। इसका मतलब अगर आपको ये स्टेशन 1 है और ये स्टेशन 2 है, दोनों के बीच में 700 या 800 मीटर का रेंज है, गैप है। ठीक है बच्चों, तो ट्रेन का ड्राइवर स्टेशन 1 पर क्रॉस करते ही ट्रेन का ब्रेक मार देगा, लेकिन ट्रेन रुकेगी कहां पर? स्टेशन 2 पर जाके रुकेगी। ट्रेन को वहां तक ले जाया कौन? लेके कौन गया? उसका मोमेंटम लेके गया। डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई,
डेफिनेशन मैथ के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से P इज इक्वल्स टू क्या होता है, mv। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा मोमेंटम। ग्रेटर मास ग्रेटर मोमेंटम। ठीक है, अब देखो ग्रेटर वेलोसिटी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा मोमेंटम। ठीक है, तो यहां लिखो ग्रेटर मोमेंटम एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा का मतलब जितना ज्यादा मास उतना मोमेंटम, जितना कम मास उतना कम मोमेंटम। मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, मास इनटू वेलोसिटी। समझ में आ गया मोमेंटम क्या होता है? अच्छा, मोमेंटम समझ में आ गया। ये चीजें नोट करो। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है कि अगर आपका इनिशियल मोमेंटम यह है पहले के केस पर, और फाइनल मोमेंटम यह है, आपने कितना मोमेंटम चेंज किया इसके दौरान, इस टाइम के दौरान कितना मोमेंटम आपने चेंज किया, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका फोर्स होगा। नहीं आई बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? चलो फिर, और अब देखेंगे हम आगे। ठीक है, मोमेंटम हमने पता चल गया मोमेंटम क्या है। ठीक है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था न्यूटन के लॉ अकॉर्डिंग चेंज इन मोमेंटम dp बाय dt। जी भाई, ठीक है। अब यहां पर हम प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं, तो मैं लिखा k dp बाय dt। ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो k कांस्टेंट लगता है। k की वैल्यू 1 ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट केस देखो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, k की वैल्यू 1। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, d dt मास इनटू वेलोसिटी। होगा कि नहीं होगा? मोमेंटम p की वैल्यू क्या होती है, मास इनटू वेलोसिटी। बिल्कुल सही। अब देखो जरा, मास तो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी। अब डिफरेंशिएशन करना है आपको, बस m ये हो जाएगा dv बाई dt। ठीक है, दिस इंप्लाइज फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, ma। ठीक है भाई, क्योंकि यहां dv बाई dt की वैल्यू क्या होती है, एक्सेलरेशन। अरे dp बाई dp रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। फोर्स की वैल्यू क्या आई, फोर्स की वैल्यू आई मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको इंटू भी कर लो आपकी मर्जी। इसका मतलब ये है न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग कि जब कभी भी एक फोर्स लगेगा बॉडी पर, जब कभी भी एक फोर्स लगेगा बॉडी पर, बॉडी क्या आएगी, मोशन पर आएगी, उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा। अब क्या इससे, इस चीज से, सेकंड लॉ से, ये लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल सकते आप? बिल्कुल निकाल सकते हैं भैया। इफ एक्सटर्नल फोर्स, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, नो external force is applied, if no external force is applied, इसका मतलब कि अगर f की वैल्यू 0 है तो इक्वेट करोगे आप इस चीज को, 0 इज इक्वल्स टू m इंटू a। ठीक है भाई, अब मास तो किसी का 0 नहीं हो सकता, मास कैन नॉट बी 0, मास कैन नॉट बी 0 for macroscopic object, for macroscopic objects।
ठीक है भाई, मास तो जीरो नहीं हो सकता मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए, माइक्रो के लिए मे भी हो सकता है 0.0001 समथिंग तो हो सकता है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो आया होगा। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब बॉडी कैसी है, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। अब ये लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं बन गया यार। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता था कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन पे ही रहेगी यार। नहीं आए बात समझ में, नहीं आई बात समझ में क्या, ये आ गई। एक्सेलरेशन का जीरो का मतलब क्या है, या तो बॉडी रेस्ट पर है पहला केस, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं आए बात समझ में, या तो बॉडी रेस्ट पर है या तो बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तभी तो एक्सेलरेशन दो केस में ही जीरो हो सकता है ना यार। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। अच्छा जी, फोर्स क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास डायरेक्शन भी होती है। अच्छा, फोर्स इसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट देखो, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इस क्या होती है, एसआई यूनिट इसकी देखो, मास की यूनिट क्या होती है, केजी, ms-2, और इसको निकाला किसने था, न्यूटन ने, तो हमने इसको न्यूटन का नाम दे दिया। इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन, मोस्ट प्रीफरेबल यूनिट। ठीक है, चाहे आप केजी ms-2 करो चाहे आप न्यूटन करो, बात एक ही है। समझ में आ गया सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का। अरे वाह, चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट लो यार जल्दी से एक बार बढ़िया से, ठीक है। अच्छा अच्छा, मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूं, कुछ चीजें अब इससे पूछना चाहता हूं, ठीक है। अब जिस बॉडी का, अब देखो एक्चुअल लाइफ में क्या, तो ट्रक है, अगर ट्रक टकराता है, पीछे ट्रक है और ये गाड़ी है बहुत तेज स्पीड से आ रही है और टकराती है, तो टकराती है तो कोलिजन भी होता है, ठीक है। तो कोलिजन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है बच्चों। जब टकराएगी किसी न किसी वेलोसिटी को, तो आपने देखा होगा कि ट्रक को कम नुकसान होता है, कार को ज्यादा होता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अगर ट्रक रेस्ट पर है और कार का डिसबैलेंस हो गई और टकराती है तो कार को ज्यादा नुकसान होता है, ऐसा क्यों? कार ज्यादा पिचक जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रक का मोमेंटम इस केस में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जीरो है, ठीक है। तो ट्रक कोई मोमेंटम शिफ्ट नहीं करेगा, मोमेंटम कोई देगा नहीं। बेसिकली कार जब टकराएगी ना तो कार का मोमेंटम ज्यादा होगा इस तरीके से, ठीक है। कार अगर बहुत तेज स्पीड से है तो जाहिर सी बात है उसके पास बहुत ज्यादा मोमेंटम है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या है, मोमेंटम है। अब देखते हो ना सडनली अगर यहाँ स्पीड ब्रेकर आ गया और आप बहुत तेज रफ्तार से जा रहे हो, ठीक है, और आप तुरंत स्पीड ब्रेकर के सामने आके ब्रेक मारते हो, कुछ नहीं फायदा, कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि बच्चे को पता चल गया है कि अगर आपकी स्पीड ज्यादा है और आप ब्रेक मारते हो तो तुरंत आपकी गाड़ी नहीं रुकेगी। अरे फिजिक्स के अकॉर्डिंग थोड़ा गाड़ी कुछ ना कुछ डिस्टेंस आगे ट्रेवल करेगी, वो क्यों करेगी, उसका मोमेंटम उसको ट्रेवल करवाएगा। तो बेसिकली चीजें हो रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो ऐसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि तुरंत सडनली अगर हम तुरंत ब्रेक मारे, चाहे 100 के स्पीड में हो चाहे 120 की, हम तुरंत ब्रेक मारे और गाड़ी तुरंत वहीं पर रुकनी चाहिए। टेक्नोलॉजी कर रही है काम ऐसे, अगर ऐसे चीज पॉसिबल होती है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर ट्रेवल होता है बच्चों, कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर ट्रेवल होता है, चाहे वो इतना से हो चाहे वो इतना से गैप हो, ठीक है। तो चलो भाई, अब देखो क्या चीज है ये, इंपल्स। इंपल्स
ये इम्पल्स होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इम्पल्स का मतलब है कि अगर आप कोई फोर्स लगा रहे हो और किसी छोटे टाइम के लिए लगा रहे हो, a force applied to an object for a certain amount of time, तो यहां लिखो if you applied a force on an object for an certain interval of time, then is known as impulse. आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन किसी टाइम के लिए लगा रहे हो तो उसे क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू फोर्स लगाया आपने डेल्टा टाइम टी के लिए, ठीक है। और इम्पल्स का एक और मीनिंग होता है, एक और चीज होती है। इम्पल्स किसके इक्वल होती है? चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम मास, ठीक है, एम डेल्टा वी। इसे लिखो यहां पर टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। टोटल चेंज कितना आया मोमेंटम में? इनिशियल मोमेंटम कुछ और था, फाइनल मोमेंटम कुछ और था। क्रिकेट सब लोगों ने देखा है, बच्चे ने क्रिकेट देखा है। क्रिकेट में जब बॉलर कैच करता है तो बॉल को मोमेंटम होता है कुछ ना कुछ, ठीक है भाई, इनिशियल मोमेंटम कुछ ना कुछ होता है। कैच जैसे ही उसके हाथ पर बॉल टकराती है वो अपना हाथ पीछे कर लेता है, अपना हाथ पीछे कर लेता है। उससे उसने क्या किया? उसने टाइम बढ़ा दिया, उसने अपना टाइम बढ़ा दिया। जिस समय में इंपैक्ट पड़ रहा था उसने इंपैक्ट का टाइम बढ़ा दिया। इससे क्या होगा? उसके हथेली पर ज्यादा दर्द नहीं होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम क्रिकेट खेलते थे, मेरे को भी क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, तो उस समय पता नहीं था, फिजिक्स पढ़ी नहीं थी, ठीक है। तो रैंडमली जो हम कैच पकड़ते थे ना, तो मैं ऐसे पकड़ता था, इस तरीके से पकड़ता था, ऐसे पकड़ता था, और हाथ लाल हो जाते थे, बहुत दर्द होता था। और कभी कभी कैच छूट भी जाती थी, पकड़ा हाथ दर्द और हाथ छोड़ दिया कैच, इस तरीके से लाल पड़ जाते थे हाथ, ठीक है, और दर्द बहुत होता था, ठीक है। बाद में जब चीजें समझ आई, फिजिक्स समझ में आई, तब हमने देखा इसको लगाते आई, मैंने पीछे की तरफ ले गया कैच के लिए, मैं पीछे की तरफ हाथ को ले गया, दर्द ही नहीं हुआ, बिल्कुल आसानी से कैच पकड़ लिया, दर्द ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने टाइम बढ़ा दिया। टाइम बढ़ा दिया ना आपने, रिएक्शन टाइम बढ़ा दिया। यहां पर पकड़ना था आपको कैच, अगर यहीं पकड़ते सारा मोमेंटम ट्रांसफर हो जाता। पीछे किया, मोमेंटम शिफ्ट कर दिया, उसका मोमेंटम क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया, इंपल्स। इसे कहते हैं इंपल्सिव फोर्स। अगर आप टाइम बढ़ा दोगे तो फोर्स कम लगेगा, टाइम बढ़ा दोगे फोर्स कम लगेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया? अब फिगर को देखो, अगर ये मास m है और मैंने फोर्स लगाया इधर, किस समय के लिए लगाया? डेल्टा टाइम के लिए लगाया। फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंपल्स में, ठीक है। इंपल्स इक्वल टू फोर्स इनटू डेल्टा टी। इंपल्स का दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज नहीं, चेंज इन मोमेंटम, कि कितना चेंज आया मोमेंटम में, ठीक है। इंपल्स का अगर आप ग्राफ बनाओगे इंपल्स फोर्स का, ठीक है, ये फोर्स और ये टाइम t1 में मैंने एक फोर्स लगाया, इस तरीके से वेरी कर रहा है ये, ठीक है, इस तरीके से। फिर टाइम 2 पर गया और तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो जितना ये चीज होगी ना, जो अंदर बन रखा है ग्राफ के अंदर, यही इंपल्स है। कितने टाइम पर आपने फोर्स लगाया क्या, और उसकी वैल्यू पूछ रहा है। t1 से t2 गए आपने टाइम चेंज किया t1 से t2, उस टाइम के दौरान कितना फोर्स लगा होगा, वो सारा किस में कन्वर्ट हो गया? इंपल्स में। इस केस में भी देखो मेरे प्यारे बच्चों, t1 मान लो, t1 टाइम पर मैंने एवरेज फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, ये 10 न्यूटन। t2 टाइम पर टाइम बढ़ाया और अभी भी मेरा फोर्स क्या? कांस्टेंट। तो ये किसके लिए है? कांस्टेंट फोर्स के लिए। एवरेज फोर्स कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल फोर्स। समझ में आ गई बात? चलो न्यूटन के ठहर लो।
न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप ये एनिमेशन देखो, यहां पर न्यूटन खुद आएंगे, बिल्कुल आए, ठीक है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही है न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन ने क्या देखा कि अगर मैं कुछ ना कुछ एक्शन कर रहा हूं, वापस देखो इसको, ठीक है। अब देखो कि न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने यहां से फोर्स लगाया, इस पर फोर्स दिया, फोर्स लगा इस तरफ, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चा तो फोर्स से बाहर निकला, ठीक है। अगर जब जब फोर्स लगेगा तब तक ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, ये मोशन में आ गया। फॉर एवरी एक्शन न्यूटन ने क्या किया, एक्शन किया। आगे अब देखो देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहां से न्यूटन ने फोर्स दिया, ठीक है, फोर्स आगे गया, लेकिन जिस चीज पर उसने फोर्स लगाया वो चीज पीछे भी हो गई। ये जो ये है ना, तो ये तो पीछे भी तो हो गई। अरे यार, आप बंदूक, आपने दिवाली में पटाखे वाली बंदूक चलाई है, रियल वाली बंदूक में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही आप फोर्स देते हो ना, तो आपकी जो बुलेट होती है वो आगे जाती है, जो ऊपर का वो शटल होता है पीछे आता है। नहीं आ रहा समझ में? अरे आप लोग चलते हो ना, आप लोग जब चलते हो तो आप लोग क्या करते हो, आप अपने पैर से पीछे करते हो, अपने पैर से क्या करते हो, जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हो, जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हो, और जमीन आपको क्या करती है, आगे की तरफ धकेलती है। फ्रिक्शन फोर्स, आपने एक्शन किया पीछे की तरफ, फ्रिक्शन ने क्या रिएक्शन किया। दोनों फोर्स क्या होते हैं, आपस में अपोजिट होते हैं। अरे सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपेटल अंदर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो यह है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बिल्कुल सिंपल है। इस थर्ड लॉ ऑफ मोशन की खासियत बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चाहे आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल हो, चाहे आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल हो, न्यूटन का इकलौता लॉ ऑफ मोशन है ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड ही नहीं करता, सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप इनर्शियल में हो चाहे आप नॉन इनर्शियल में हो। समझ में आई? समझ में आ गया? फॉर एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज equal opposite reaction। ठीक है, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि जो आपका एक्शन है वो इक्वल और नेगेटिव होगा रिएक्शन के। ठीक है, आप कुछ चीज करते हो, ठीक है, वो उसका उल्टा चीज करेगी, नेगेटिव है ना, उल्टा करेगी। अब ध्यान दो, एक्शन रिएक्शन always acts on two different bodies, अब जो ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होते हैं ना, ये टू डिफरेंट बॉडीज, अलग अलग बॉडीज पर लगते हैं। ये नहीं कि मैंने मुक्का लिया और अपने आप को मारा, ठीक है, तो ये तो एक बॉडी हो गई, दूसरी बॉडी क्या है, अब एक्शन रिएक्शन यहां थोड़ी होगा। जैसे कि अगर यहां पर मैंने एक फ्लोर पर क्या रखा है, ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, इस पर फोर्स लगाती है नीचे धरती मां mg, ऊपर क्या लगता है, नॉर्मल फोर्स n, तो these forces are not action reaction पेयर, ठीक है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर बिल्कुल नहीं है,
क्योंकि एक ही बॉडी पर दोनों फोर्स लग रहे हैं यार, एक ही बॉडी पर, इस बॉक्स पर धरती माँ फोर्स लगा रही है mg, सेम नॉर्मल फोर्स रिएक्शन फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, एक ही ब्लॉक पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बनाते। एक्शन रिएक्शन पेयर बनाने के लिए आपके पास दो डिफरेंट बॉडीज होनी चाहिए थी मेरे प्यारे बच्चों, दो डिफरेंट बॉडीज होनी चाहिए थी। जैसे न्यूटन आए और न्यूटन ने इसे धकेला और ये मोशन में आ गया, पहला बॉडी न्यूटन, दूसरा ये तोप पीछे हो गई, न्यूटन ने एक्शन किया तोप पर, तोप ने क्या किया, रिएक्शन किया, पीछे की तरफ आई। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में, यही है बच्चों आपका एक्शन रिएक्शन फोर्स। ठीक है, अगर अब यहां देखोगे, अगर आप लगाते हो फोर्स ए बी पर, ठीक है, तो ये माइनस के फोर्स बी ए पर भी आप पर फोर्स लगेगा। ठीक है, सिंपल सा है, ज्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं होता। ठीक है, सिंपल चीज देते हैं न्यूटन सर, सिंपल चीजें आपको दी है। ठीक है, दिमाग कहां पर लगाना है कि क्वेश्चंस पर लगाना है, कि क्वेश्चंस पे हम इस चीजों को अप्लाई कैसे करें। ठीक है, अरे आधा से ज्यादा फिजिक्स तो न्यूटन के लॉस में खत्म हो जाती है। इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन ने दी, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसे 3 इक्वेशन बना दी है मोशन के लिए कि कोई भी मोशन हो, चाहे रोटेशन हो चाहे लीनियर हो, सॉल्व हो जाएगा भाई, आराम से हो जाएगा। ठीक है, एक्शन रिएक्शन समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, ले लिया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको जरा एक एनिमेशन से पहले आप देखोगे और आप बता दोगे क्या चीज हो रही है। चलो, ठीक है, अब आपने ध्यान में दिया होगा ना क्या चीज हो रही है यहां पर। यहां से चीज टकराई, यहां से सेम चीज टकराई, ठीक है, यहां से सेम चीज टकराई और यहां से सेम चीज टकराई। यहां पर 3 बॉल है और रेस्ट पर है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मोशन में क्या खाली है, तो जो मोशन में हो गया उनके पास मोमेंटम होगा, बिल्कुल होगा जी। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन है कि यहां पर जो आप इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। क्यों? क्योंकि सिस्टम पर जब कभी भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। लिख लो इस चीज को, लिख लो, इफ देयर इज नो, if there is no, if there is no external force, if there is no external force applied, if there is no external force applied on the system, then the linear momentum of system is conserved, कैसे? न्यूटन के सेकंड लॉ से देखो क्या था, फोर्स इज इक्वल्स टू dp बाई dt, था कि नहीं था यार? था बिल्कुल। अब देखो, इफ सिस्टम पर नो फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, इफ एफ इज इक्वल्स टू 0, तो आपने पास क्या आ जाएगा, dp बाई dt इक्वल्स टू 0। और अब बच्चे को मालूम है बेसिक मैथ से कि किसी भी क्वांटिटी का अगर आप डिफरेंशिएशन लेते हो और वो डिफरेंशिएशन 0 आ जाता है, इसका मतलब जो क्वांटिटी जिसका आप डिफरेंशिएशन ले रहे हो वो कांस्टेंट है यार। अरे ddx5 0, ddx9 0, ddx10 0, तो इस केस पर आपको मोमेंटम क्या होगा, p इज इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, dp बाई dt, dp बाई dt इक्वल्स टू कांस्टेंट, या p इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, कोई भी चीज कह लो, p इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, लिख लो इस चीज को। ठीक है, अगर p कांस्टेंट है, इसका मतलब जितना m1 u1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1 v1।
जितना इनिशियल मोमेंटम है उतना फाइनल मोमेंटम होगा। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो जितना उसका इनिशियल मोमेंटम है उतना ही उसका फाइनल मोमेंटम होगा। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। ठीक है भाई, अगर ये नोट करो इस चीज को कि अगर सिस्टम के पास या सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई नहीं कर रहे हो तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। मतलब कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इसका मतलब कि मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड। मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड। जितना आपके पास पहले मोमेंटम था उतना ही बाद में रहेगा। खुद सोचो, अगर आप कार चला रहे हो, कार का मास है 200, स्पीड है आपकी 50 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है। ठीक है भाई, अब देखोगे जब अबर एक्सटर्नल सिस्टम पर आपने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, फोर्स मतलब आपने ब्रेक वगैरह कुछ नहीं मारा, ठीक है, अपने पैरों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, ठीक है भाई, तो जो आपका इनिशियल मोमेंटम होगा इस केस में क्या था 200 इंटू 50 कितना होगा बच्चों? 200 इंटू 50 कितना होगा? 10,000। अरे होगा कि नहीं होगा यार? होगा। ठीक है, ये इनिशियल आया और फाइनल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम आया, ये फाइनल मोमेंटम क्या होगा? अगर इस सिस्टम पर कोई नहीं, फाइनल मोमेंटम भी इसी के 10,000 के इक्वल होगा। यही कहने का मतलब है, अगर सिस्टम पर कभी भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है, तो इस चीज को, इस कंसेप्ट को आपको क्वेश्चन में कैसे यूज करना है वो भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सब चीजें बताऊंगा भाई मैं, तभी तो इसका नाम रखा है। वीडियो का थंबनेल का टाइटल ही है बेसिक टू एडवांस लेवल। आप जीरो में हो, मान लो चलो जीरो में हो, आपको हीरो बनाना है, वो काम मेरा है। ठीक है, आपका काम क्या है? जो चीज आज अच्छे से पढ़ाई है, जो चीज आज अच्छे से लिखवाई है, नोट कर लो, चाहे आप हिंदी में करो चाहे आप इंग्लिश में करो। कोई नहीं कहता यार कि आपको इंग्लिश में नोट करना है, ये इंग्लिश में लिखो। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इन द सिस्टम देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। अरे अपने लैंग्वेज पर लिखो यार। अगर सिस्टम पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। समझ में आया? तो बच्चों आज के वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है बच्चों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। यह सब आपका काम है। मेरा काम क्या है? बिल्कुल आपको बेसिक से, जीरो से एकदम हीरो बनाने का, वो काम मैं करूंगा। आप लोगों का काम क्या है कि ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करना, प्यार करना वीडियो को। ठीक है बच्चों, और कमेंट सेक्शन में कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो यार। ठीक है, थैंक यू।